नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चौधरी। हिंदी साहित्य के चैनल हम रंग पर आज सुनिए हनीफ मदार की कहानी क्या उसने झूठ बोला था का दूसरा भाग। रातें हमेशा अंधेरी नहीं होती, कुछ रातें प्रश्नों से भरी होती हैं और प्रश्नों की अपनी रोशनी होती है। वे आदमी को सोने नहीं देते। उस रात समर लगभग पूरी रात जागता रहा। फोन बार बार हाथ में उठाता फिर रख देता। उस अनजान महिला की आवाज उसके कानों में अटकी हुई थी। आवाज में घबराहट नहीं थी, धमकी भी नहीं थी, लेकिन एक अजीब तरह की सावधानी थी, जैसे कोई कांच का बर्तन उठाकर चल रहा हो और उसे डर हो कि कहीं गिर ना जाए। उसने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। यह वाक्य उसके भीतर घूम रहा था और वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि रागिनी ने उससे क्या झूठ बोला था। क्या वह सचमुच कानपुर जा रही थी? नहीं, यह तो अब स्पष्ट हो गया। क्या उसने अपने परिवार के बारे में झूठ बोला था, या अपने अतीत के बारे में, या फिर क्या उसके बारे में जो कुछ समर जानता था वह सब अधूरा था? सुबह होने तक उसके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि उसकी खोज अब उसके लिए उस प्रेमिका की खोज बन गई है जो समझना चाहता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अगले दिन दुकान पर बैठे बैठे उसकी निगाह बार बार सड़क पर चली जाती, मानो कोई उत्तर पैदल चलकर आ जाएगा। दोपहर के समय पिता ने पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो? किसी का नहीं, पिता मुस्कुराए। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आदमी जब यह कहता है कि वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा, तब भी वह किसी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा होता है। समर मुस्कुरा दिया। लेकिन साहब, भीतर की बेचैनी कम नहीं हुई। 3 दिन बीत गए, कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं, और फिर चौथे दिन शाम को उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। सिर्फ एक पंक्ति, अगर रागिनी को खोजना चाहते हो तो उसके बारे में मत सोचो, उसके कामों के बारे में सोचो। न नंबर परिचित था, न कोई नाम। समर ने तुरंत कॉल किया, फोन बंद। उसने संदेश भेजा, कोई उत्तर नहीं। लेकिन इस बार उसे लगा कि यह कोई खेल नहीं है, शायद कोई जानबूझकर उसे दिशा दे रहा है। सीधे नहीं, सिर्फ संकेत। उस रात को उसने रागिनी के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी हंसी या उसके चेहरे के विषय में नहीं, बल्कि उसके कामों के बारे में। और तभी उसे एक बात याद आई। करीब 1 वर्ष पहले बैंक में एक वृद्ध महिला आई थी। पेंशन का कोई मामला था, कागज अधूरे थे। महिला रोने लगी थी। बाकी कर्मचारी परेशान हो गए थे, लेकिन रागिनी उन्हें अपने काउंटर से उठाकर बैंक के बाहर ले गई थी, चाय पिलाई थी, फिर अगले 3 दिनों तक खुद उनके कागज पूरे करवाए थे। तब समर ने पूछा भी था, तुम इतना समय क्यों देती हो लोगों को? रागिनी ने कहा था, क्योंकि किसी दिन मुझे भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, और अगर कोई न मिला तो कम से कम मुझे यह शिकायत नहीं होगी कि मैंने कोशिश नहीं की थी। उसे ऐसी और भी घटनाएं याद आने लगी। एक स्कूल की लड़की जिसकी फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी, एक रिक्शे वाला जिसकी बेटी की किताबें खरीदनी थी, एक विधवा महिला जिसका बैंक खाता महीनों से अटका था। रागिनी अक्सर इन लोगों की मदद करती थी, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। जैसे कुछ लोग इत्र लगाकर घूमते हैं और कुछ लोग चुपचाप फूल उगाते रहते हैं। अगले दिन समर बैंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बड़ा रास्ता मिलेगा, लेकिन कभी कभी रास्ते वहीं से शुरू होते हैं जहां आदमी उम्मीद छोड़ देता है। बैंक के बाहर चाय वाला रामू उसे वर्षों से जानता था। बातों बातों में समर ने पूछा, रागिनी किसी संस्था आदि से जुड़ी थी क्या? रामू ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। पहले उसने चाय छानी, फिर कप आगे बढ़ाया, फिर बोला, हाँ। समर चौकन्ना हो गया। कौन सी संस्था? नाम पूरा याद नहीं। रामू माथा खुजलाने लगा। कुछ सहारा। समर का दिल तेज धड़कने लगा। सहारा क्या? शायद सहारा महिला केंद्र। यही पहली ठोस चीज थी जो उसके हाथ लगी। 2 दिन बाद वह उस पते पर पहुंच गया। ये शहर के बाहरी हिस्से में एक साधारण सी इमारत थी। न कोई बड़ा बोर्ड, न कोई चमक। आंगन में कुछ महिलाएं सिलाई सीख रही थीं। एक कमरे में लड़कियों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा था। सब कुछ इतना सामान्य था कि यहाँ उसे अपनी किसी समस्या के समाधान का होना असंभव लगता था। कार्यालय में बैठी मध्यम आयु की महिला ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, आप रागिनी के कौन लगते हैं? यह प्रश्न सुनकर समर हमेशा असहज हो जाता था।
क्योंकि उसके पास कोई आधिकारिक उत्तर नहीं था। उसने धीरे से कहा, मित्र। महिला मुस्कुराई। जो 6 महीने बाद भी किसी को खोजता रहे वह केवल मित्र नहीं होता। समर चुप रहा। महिला का नाम शालिनी था। उन्होंने बताया कि रागिनी कई वर्षों से संस्था की मदद कर रही थी, कभी धन से, कभी समय से, कभी संपर्कों से, लेकिन वह यहाँ काम नहीं करती थी। शालिनी ने स्पष्ट किया। फिर बस आती जाती रहती थी। उसका परिवार? शालिनी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उस बारे में वह कभी बात नहीं करती थी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने समर को और उलझा दिया। शालिनी अचानक उठी, दराज खोली और एक पुराना लिफाफा बाहर निकाला। समर की धड़कन तेज हो गई। मेरे लिए? नहीं, फिर उस व्यक्ति के लिए जो कभी उसे खोजने आए। कमरे में कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। उसे कैसे पता था कि कोई उसे खोजेगा? शालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद उसे अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में भरोसा था। लिफाफे में केवल एक कागज था। उस पर रागिनी की लिखावट थी, बस 3 पंक्तियां। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि कुछ बातें वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती हैं। सवाल यह मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ, सवाल यह पूछना कि मैं क्यों गई। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई तारीख नहीं, बस एक छोटा सा चिन्ह बना था, एक वृत्त और उसके भीतर एक बिंदु। समर ने पहली बार उसे देखा, लेकिन शालिनी ने देखते ही पहचान लिया। यह तो वही बनाती थी। इसका मतलब? नहीं बताया कभी। फिर बस इतना कहती थी। शालिनी कुछ क्षण रुकी। हर सच का केंद्र दिखाई नहीं देता। समर देर शाम तक वही बैठा रहा। उसे महसूस होने लगा था कि वह किसी लड़की को नहीं खोज रहा, बल्कि वह मेरे भय का आकार या मेरी समझ को समझने की कोशिश कर रही है। तभी उसका फोन बजा। वही अनजान महिला। इस बार समर तैयार था। आप कौन हैं? दूसरी तरफ कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर आवाज आई, नाम अभी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए है। ठीक है, महिला ने पहली बार कहा। मेरा नाम नीलिमा है। आप रागिनी को जानती हैं? बहुत अच्छी तरह। वह कहाँ है? नीलिमा चुप हो गई, इतनी देर तक कि समर को लगा कॉल कट गई। फिर उसने धीरे से कहा, वह वहाँ है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। मतलब यह है कि वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो उसे बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी। कौन सी लड़ाई? इस बार नीलिमा की आवाज़ बदल गई। पहली बार उसमें डर सुनाई दिया। समर जी, क्या तुम सच में यह सब जानना चाहते हो? हाँ, तो तैयार रहो। किस लिए? नीलिमा ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए कि रागिनी किस लड़ाई को लड़ रही है, जबकि वह किसी अपराध की भागीदार नहीं थी। फिर वह किसी और के अपराध की सजा भुगत रही है। और लाइन कट गई। समर देर तक फोन हाथ में लिए बैठा रहा। बाहर रात उतर रही थी। दूर कहीं किसी शादी का बैंड बज रहा था। बाजार की आखिरी दुकानें बंद हो रही थी, लेकिन उसके भीतर एक नया दरवाजा खुल चुका था। अब प्रश्न यह नहीं था कि रागिनी कहाँ है। प्रश्न यह था, आखिर ऐसा कौन सा अपराध था जिसकी सजा किसी और को भुगतनी पड़ रही थी। भाग 3 में जानिए नीलिमा कौन है और रागिनी असल में कहाँ है और किसके अपराध की क्या सजा भुगत रही है, और क्या समर अपने प्रेम को खोज पाएगा। जानने को सुनिए कहानी का तीसरा भाग, हम रंग पर।